हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जिनका वार्षिक परीक्षा होगी, यानी जो प्राइवेट की परीक्षा है, उसी के संबंध में वीडियो बनाने जा रहे हैं। और यह वीडियो है राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा फर्स्ट पेपर, उसी के संबंध में है। जहाँ आप लोग को पता होगा ही कि आप लोग का सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर होगा 100 नंबर का। जो फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सेकेंड पेपर आप लोगों का 100 नंबर का लिखित होगा। तो वही फर्स्ट पेपर के संबंध में वीडियो है। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्न को देखते चल रहे हैं। पिछली बार जैसे आप लोग परीक्षा दिए होंगे तो पता ही होगा कि प्रश्न जो भी बनते हैं संभावित प्रश्न ही रहते हैं और परीक्षा में पूछने का पूरा संभावना रहता है। तो आप लोग देखे ही होंगे कि सारे प्रश्न मिले हुए थे फर्स्ट ईयर में, वैसे ही सेकेंड ईयर में वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। हम मान लो जैसे कि है, पहला प्रश्न है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए। जो भारतीय राजनीतिक चिंतक थे कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता था, विष्णुगुप्त भी बोला जाता था, उसने राज्य के कितने अंग बताए। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे कि राज्य के कितने अंग होते हैं, यानी कितने तत्व होते हैं, तो 4 तत्व। लेकिन कौटिल्य ने राज्य के कितने तत्व बताए, यानी कितने अंग बताए, तो 7। ठीक है, तो 7 अंग बताए थे। यहाँ पर देखिए सेम प्रश्न वही है कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने दिया। या तो पूछ दे कि 7 अंग किसने दिया, या सप्तांग उसी का नाम होता है। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो अभी बताए हैं किसने दिया, कौटिल्य। चाणक्य रहेगा तो चाणक्य, विष्णुगुप्त रहेगा तो विष्णुगुप्त। अगला है कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था। देखिए मतलब कौटिल्य अपना जब राजनीतिक विचार दे रहे थे तो उनका एक किताब था, उसी किताब में उसने अपना राजनीतिक विचार दिए। तो वह किताब का नाम क्या था, यही पूछा है। ठीक है, तो कौटिल्य की किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, तो कौटिल्य की किताब का नाम पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र है। फिर है कि इसमें से कौन सा भारतीय राजनीतिक विचारक है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है कि 4 विचारकों का नाम दे देता है राजनीतिक, और उसमें पूछता है कि कौन इसमें से भारतीय राजनीतिक विचारक। तो भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य है। ठीक है, फिर है कि आचार्य मनु की पुस्तक का नाम क्या था। देखिए आचार्य मनु के किताब का नाम भी कई बार पूछ देता है कि आचार्य मनु का जो किताब का नाम था वो क्या था। तो याद रखिएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि मनु स्मृति। आचार्य मनु को बहुत ही महान ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता है, और भारतीय हिंदू ग्रंथ में भी ये पॉपुलर है सबसे, तो इसका भी पूछ देता है कई बार। ठीक है, यहाँ पर पूछा है दिलाज। दलाज किसकी पुस्तक है, दिलाज रहेगा या दलाज रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दलाज किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा प्लेटो की पुस्तक का नाम था। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे ना रिपब्लिक, तो रिपब्लिक तो था ही, दलाज भी उसका पुस्तक का नाम था। फिर है कि राजनीति के क्षेत्र में प्लेटो की सबसे बड़ी देन क्या थी। पूछे कि 4 ये विचार दे दे, और पूछेगा कि ये बताइए कि प्लेटो का सबसे बड़ी देन क्या है राजनीति में, तो याद रखिएगा आदर्श राज्य। जब भी आदर्श राज्य का नाम आए तो याद रखिएगा उसके नाम के साथ ही प्लेटो का नाम जुड़ जाता है। पहली बार आदर्श राज्य, क्योंकि जानते हैं उसके गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था। उसके गुरु कौन थे, सुकरात। और सुकरात को जब मृत्यु दंड दिया गया था तो वह एक ऐसा राज्य की तलाश कर रहा था जहाँ पर दुष्ट राजा ना हो। तो हमारे गुरु जैसे लोग इतने महान व्यक्ति को सजा दे दिया, मृत्यु दंड जहर देकर मार दिया, तो वैसे आदर्श राज्य की कल्पना करता था, इसीलिए आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। ठीक है, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, फिर से वही बात है कि रिपब्लिक का पूछ देगा कि द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो वही है प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। फिर है कि पूछा है कि क्रांति का कारण जो होता है, जैसे जानते होंगे ना कि हर देश में क्रांति होता है, उस क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाई जाती है, किसने कहा। ये कहने का मतलब यह है कि जो भी क्रांतियाँ होती हैं, जब समाज में असमानता आ जाता है, तेरे मेरे की भावना, तो हम की भावना, बड़े ऊंच नीच, यानी असमानता जब आ जाती है तो भी क्रांति हो जाता है। तो ये दिया था अरस्तु। अरस्तु का कहना था कि क्रांति का कारण संविधान में परिवर्तन। ठीक है, अगला है कि राजनीति का जनक कौन है। फिर आप लोग को ये भी पूछ रहता है राजनीति का जनक, तो अरस्तु। बार बार हम बताते हैं कि ये बेसिक प्रश्न होता है, किसी से उम्मीद नहीं किया जाता है कि ये बताना कोई मतलब ये इतना छोटा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न पूछता है। फर्स्ट ईयर में भी पूछा है, सेकेंड ईयर में भी पूछा है, थर्ड ईयर में भी पूछेगा आप लोगों से।
तो याद रखिएगा कि ये पूछ देता है, इसीलिए इसको बनाना ज़रूरी था। फिर है कि अरस्तू के पुस्तक का नाम क्या था? फिर है अरस्तू के पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स। ठीक है। किस देश में गौरवमयी क्रांतिपूर्ण क्रांति हुई? किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति, यहाँ पे दो भाग में है, यहाँ पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तो याद रखिएगा कि जो गौरवमयी क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। उसी का प्रभाव जॉन लॉक पर पड़ा था, जानते हैं। वहीं से संसद का जन्म होता है। डिफेंसर पेसिस पुस्तक, ठीक है। डिफेंसर पेसिस जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? ठीक है। तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ, ये मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक है मार्सिलियो ऑफ पडुआ। आप लोग को किताब के सिलेबस में भी दिया है और आप लोग को ये थियरी के रूप में पढ़ना होता तो और अच्छा लगता, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव आप लोग की परीक्षा हो रही है तो टाइम तो है नहीं। तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ एक विचारक है, उसी के पुस्तक का नाम था ये। ठीक है, डिफेंसर पेसिस। फिर है कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए, जानते होंगे दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब क्या होता है जानते हैं कि पहले के लोग बंधुआ मजदूर रखते थे, मतलब उसके पूर्वज कर्ज ले लिए, दादा कर्ज लिए तो उनके पुत्र कर्ज लिए, तो अगर कर्ज न चुका पाने पर लोग दास बना लिए। फिर इसके अलावा क्या होते थे कि युद्ध में हारे हुए लोग को भी दास बना लिया जाता था। ये कहा है कि दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक है। किसने कहा? तो अरस्तु। अब देखिए, आप लोग अगर सिद्धांत के रूप में इसको पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा चीज़ है। दासता के बारे में ये कहते हैं अरस्तु कि बंधुआ मजदूर को दास मत बनाइए, अगर बना भी रहे हैं तो उसे एक समय के बाद मुक्त कर देना है। कहने का मतलब कि वो कहा था कि जो दास होते हैं वो प्रकृति से ही दास बनकर आते हैं, जन्म जाते ही उनमें गुण होता है। देखिए, वो कहा था कि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो विवेकी होता है, दूसरा होता है कि विवेकहीन होता है। तो वो कहता है कि जो विवेकी है उसको सहायता करने की जरूरत है, तो जो विवेकहीन है वो विवेकी के साथे रहते रहते क्या हो जाता है? विवेकशील हो जाता है। तो अरस्तु कहा था कि जिस दिन वह दास जिसके पास विवेक नहीं है वो स्वामी के साथ रहते रहते विवेकवान हो जाएगा, उस दिन वो दासता से मुक्त कर देगा। इसीलिए कहा था अरस्तु कि दास जो है स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक है। यानी स्वामी का काम भी चल जाता है और दास जो होता है स्वामी के साथ रहते रहते होशियार भी हो जाता है। तो इसीलिए कहा था। किसने राजनीति को नैतिकता से पृथक किया? राजनीति को जो नैतिकता है उससे पृथक कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैकियावेली ने कहा था कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए राजनीति में। ठीक है, वो कहता है कि नैतिकता रहेगा तो राजा कहाँ शासन कर पाएगा। और ध्यान रहेगा आपको कि मैकियावेली कब ये बात कह रहा था? मैकियावेली फ्लोरेंस का रहने वाला था और फ्लोरेंस कहाँ है? इटली में है। और इटली में जब मैकियावेली था बहुत बुरी दुर्दशा थी और वहाँ राजा को बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत थी। वो कहा नैतिकता का पालन करेगा तब कहाँ राजा अपने देश को संभाल पाएगा। वो कहा नैतिकता को हटाइए, राजनीति को, राजनीति का मतलब राज्य सत्ता सरकार, यानी सरकार जो होगी नैतिकता का पालन नहीं करेगी। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितना बताया? जो प्लेटो की राज्य की जनसंख्या थी वो कितना थी? तो याद रखिएगा 5040, 5040। याद रखिएगा, बार बार पूछता है, फर्स्ट ईयर में भी पूछा होगा, सेकेंड ईयर में भी पूछेगा, थर्ड ईयर में भी पूछेगा। 5040। फिर है कि मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? जो मध्यकालीन था, मध्यकालिक जानते हैं, प्राचीन काल जिसमें सुकरात अरस्तु थे, प्लेटो थे। मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो मध्यकाल का जो समय था उसका अरस्तु किसे कहा जाता था? तो एक्विनास। बार बार पूछता है प्रश्न कि मध्य युग का अरस्तु किसे जाता है? तो एक्विनास को। एक्विनास की पुस्तक का नाम क्या था? सुमा थियोलॉजिका। याद रखिएगा, एक्विनास जो था मध्यकाल का विचारक, उसका किताब का नाम था सुमा थियोलॉजिका। ठीक है। अगला है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना रह जाता है। कहने का मतलब, किसने कहा कि राज्य जो होता है अच्छे जीवन के लिए रह जाता है और सदजीवन के लिए बना रह जाता है? तो याद रखिएगा अरस्तु। फर्स्ट ईयर में भी ये प्रश्न आप लोग से पूछा हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट ईयर में ये प्रश्न पूछा था। फिर सेकेंड ईयर में तो भाई आपका थियरी थॉट पढ़ना ही है अरस्तु, अरस्तु का स्टेटमेंट से तो पूछेगा ही। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। देखिए, फर्स्ट ईयर में भी ये प्रश्न पूछा था और इसमें राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा, टी.एच. ग्रीन। क्योंकि टी.एच. ग्रीन को थॉट के रूप में सेकेंड ईयर में पढ़ना है, वहाँ तो थियरी पढ़ना था, सिद्धांत पढ़ना था, इस बार सिद्धांतकार पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, जब टी.एच. ग्रीन पढ़ेंगे तो उसका इतना बड़ा स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंस तो जरूर पूछना ही है। तो टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट्स है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा।
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदयात्रा है। फर्स्ट ईयर में ध्यान देंगे आप लोग, तो फर्स्ट ईयर का पेपर आप लोग के पास होगा तो ध्यान से उठा कर देखिएगा। ये भी प्रश्न आप लोग के पूछा हुआ था। हीगल, हीगल भी पढ़ना है। हीगल पढ़ना है तो हीगल का भी स्टेटमेंट्स है तो पूछना ही पूछना है। ठीक है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने दिया? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत याद रखिएगा, बस यहाँ पर इसको प्रश्न ऑब्जेक्टिव के जैसे नहीं बताए हैं, याद रखिएगा। एक उपयोगितावादी विचारक है जिसका नाम है बेंथम, उसी ने दिया था उपयोगितावाद में। उसका उपयोगिता पूछ देगा अगर आप लोग से कि उपयोगितावाद का सिद्धांत का जनक कौन है, तो बेंथम। और बेंथम ने उपयोगितावाद के बारे में यही बताया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उसका स्टेटमेंट्स ही है। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो बेंथम का नोट्स बना लीजिएगा। किसने आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना? कहा कि सारी शक्तियां तो सौंप देना है राजा के हाथ में, लेकिन आत्मरक्षा, अगर मतलब राजा ये कहे कि अपन लोग आत्महत्या कर लीजिए, यही एक तो अधिकार अपने पास रखना है। यानी आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। कहा कि हमारा खुद का जीवन प्रकृति ने दिया है, इसको कोई नहीं छीन सकता। तो वही हाफ्स, ठीक है, हाफ्स ने कहा, क्योंकि हाफ्स जब राजा की बात कर रहा था तो कह रहा था कि सारी शक्तियां राजा के पास रहेगी, लेकिन यही एक अधिकार होगा जो व्यक्तियों के पास रहेगा। फिर हाफ्स के बाद लाक आया। लाक ने कितने प्राकृतिक अधिकार बताया? वो तो एक ही बताया, लेकिन लाक ने कितने प्राकृतिक अधिकार बताया? तो याद रखिएगा 3। ठीक है। और लाक के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन है? तो वही है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तीनों के तीनों हैं। यही जो ऊपर यहाँ पर बोले हैं ना 3, वही तीनों ये हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ये एकदम इम्पोर्टेंट, क्योंकि थॉट है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो मेन मेन चीज़ है वही हम बता रहे हैं, जिसको आना ही आना है। ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? वहां पर क्या पूछा था? प्राचीन में कौन था? अरस्तु। मध्यकाल में एक्विनास को बोल दिया। लेकिन ये पूछ रहा है आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, यानी मॉडर्न एज का राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो मैकियावेली। ठीक है। जानते हैं कि इसी के साथ आधुनिक काल चालू होता है, तो यही है। ठीक। अगला है रूसो किस देश से संबंधित था? याद रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है कि रूसो किस देश से संबंधित था। देखिए, रूसो का जन्म होता है जेनेवा में। ठीक है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। लेकिन वह नागरिकता कहाँ का ग्रहण करता है? फ्रांस का। इसीलिए रूसो से बार बार प्रश्न जरूर उसके सीधे जन्म से लोग से पूछ लेता है, रूसो से पूछ लेता है कि कहाँ का था, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है कि रूसो स्विट्जरलैंड का था, जेनेवा में जन्म लिया था। तो सिंपल सी बात है कि रूसो जेनेवा का होगा, स्विट्जरलैंड का वो नहीं। वो फ्रांस में जाकर नागरिकता ग्रहण किया गया था, इसीलिए उसको फ्रांसीसी विचारक मानते हैं। दास कैपिटल, दास कैपिटल किसकी रचना है? सबसे पॉपुलर किताब जानते हैं किसकी है? मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम था दास कैपिटल। ठीक। एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात होना अच्छा है, किसने कहा था? J.S. मिल। ठीक है। यहाँ पर मिल है, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक संतुष्ट शुक्रात होना अच्छी बात है। बेंथम की आलोचना कर रहा था। ये जो बेंथम है ना, इसी के गुरु थे, मिल के ये गुरु थे। इसी की आलोचना करते हुए उसने लिखा था कि जैसे बेंथम, जब आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से तो बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वो कहा कि ये तो बहुत गलत है। अब बढ़िया से पढ़ाने के लिए थियरी पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम तो है नहीं, जल्द से जल्द बस स्टेटमेंट्स जान लीजिए कि ये J.S. मिल का है। किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? याद रखिएगा, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में ये प्रश्न पूछा था, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पूछा था कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया। इसमें भी पूछा है कि किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया? मार्क्स। क्योंकि मार्क्स पढ़ना है आप लोग को इस बार, तो कार्ल मार्क्स सीधे पढ़ना है, तो उसका स्टेटमेंट है तो पूछना ही पूछना। कौटिल्य के 7 अंग का नाम क्या है? अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दे और उस ऑप्शन में पूछे कि सब 7 अंग कौन कौन है, तो यही है उसके। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, सेना, दंड, मित्र, कुश। यही 7 अंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। पूछा 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, 8 हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, किसको छाटना है? दंड, दंड इसका नहीं है। ठीक है। 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये दंड इसका नहीं है, गलती से हो गया दंड। ठीक है। इसमें बताना था कि कौटिल्य का 7 अंग का इसमें से कौन नाम नहीं है। ठीक है। तो याद रखिए दंड नहीं है।
मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? जो मार्क्सवाद का समय था उसको अपने युग का भ्रम किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि मार्क्सवाद को उसके युग का भ्रम। ठीक है, अगला है मार्क्स के समाजवाद को किसने पुकारा? ठीक है, मार्क्स ने समाजवाद को किस नाम से पुकारा? ऐसे है प्रश्न। मार्क्स ने समाजवाद को किस नाम से पुकारा? तो वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद कहा था। किस पुस्तक पर गांधी किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा? वह कौन सी पुस्तक थी जिसका गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो अनटू द लास्ट। ये रस्किन एक विचारक थे, उन्हीं के किताब का नाम था अनटू द लास्ट। उसका सबसे ज़्यादा गांधी जी पर प्रभाव पड़ा था। ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसने दिया? जो ट्रस्टशिप, न्यायधारिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का है। किसने आदर्शवादी विचारक माना जाता है? इसमें से जो चार हैं, इसमें से कौन सा आदर्शवादी विचारक है? तो याद रखिएगा, टी एच ग्रीन। क्योंकि यही तो बोला था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, यानी राज्य के बारे में बोल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं टी एच ग्रीन ही होगा। किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी माना जाता है? अनिच्छुक मतलब कि कहने का मतलब कि खोखली प्रजातंत्र, मतलब कि प्रजातंत्र को नकार दिया, जे एस मिल। ठीक है, अनिच्छुक प्रजातांत्रिक, जे एस मिल। निरंकुश संप्रभुता के समर्थक कौन है? इसमें से चार जो विचारक है, इसमें से कौन सा कहा कि जो संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब राजा, और राजा क्या होगा? निरंकुश होगा, मतलब किसी के दबाव में नहीं रहेगा, वो सारी शक्तिशाली होगा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। कहने का मतलब कि बहुत सर्वोच्च होगा। तो वो कहा था हाफ्स। बताया है ना अभी कि आत्मरक्षा के ही अधिकार को बस व्यक्तियों को दिया, सारा अधिकार वो राजा में ही सौंप दिया, यानी राजा क्या बन गया? निरंकुश बन गया, तानाशाह बन गया। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक कौन है? फर्स्ट ईयर में आप लोग का ये प्रश्न पूछा हुआ था, लोकप्रिय संप्रभुता किसका विचार है? क्योंकि उसमें संप्रभुता पेपर का नाम, मतलब उसमें जो आप लोग की टॉपिक थी उसका नाम था संप्रभुता। तो संप्रभुता के लिए अलग अलग विचारक अलग अलग बात देंगे, तो उसमें सीधे पूछा था कि लोकप्रिय संप्रभुता। यहाँ पर तो रूसो पढ़ना है आपको, तो रूसो पढ़ना है तो लोकप्रिय संप्रभुता। वहाँ भी बोला था कि संप्रभुता किसका विचार है, तो लोकप्रिय संप्रभुता उसमें से चैप्टर बन गया, तो रूसो था। यहाँ पर सीधे लोकप्रिय संप्रभुता पूछा है तो रूसो होगा ही। अगला है कि रूसो किस देश से संबंधित था? ठीक है, फिर से यहाँ पर पूछ दिया है कि रूसो किस, यहाँ पर प्रश्न देखिए 2 बार पूछ दिया है। स्विट्जरलैंड का होगा नहीं तो फ्रांस। ठीक है, अगला है कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है। जो कौटिल्य का स्वामी था उसका अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, स्वामी राजा के लिए प्रयोग किया था, जो राजा होगा वही इसी को स्वामी बोला था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यूनानी दार्शनिक न्याय के किस पक्ष पर बल देते थे? तो नैतिक पक्ष पर बल देते थे। याद रखिएगा, यूनानी जो दार्शनिक थे न्याय के नैतिक पक्ष पर बल देते थे। मूल्य का श्रम सिद्धांत, जो श्रम है उसका मूल्य का श्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक का सिद्धांत का नाम है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत। ठीक है, सीमित और उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया? कहा था कि जो सरकार होगी सीमित होगी, उत्तरदायी होगी, लोगों की जवाबदेही होगी। जो वर्तमान की सरकारें होती हैं, जानते हैं कि सरकार लोकसभा में जाकर जवाब देती है, उत्तरदायी होती है लोकसभा। वैसी बात सबसे पहले किसने दिया? तो याद रखिएगा, जॉन लॉक। यही इंग्लैंड, यहीं से संसद का जन्म होता है। ठीक है, तो यही है। इसमें से कौन पुस्तक रूसो की है? रूसो की पुस्तक का नाम इसमें से कौन है? देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि उसकी किताब का नाम था, एक और उसकी किताब का नाम था इमाइल। ठीक है, एमिल भी लिखा होगा, इमाइल जो शिक्षा पर लिखा गया इसका ग्रंथ था, और रूसो का किताब का नाम है। ठीक है, गांधीवाद में समाजवाद का अर्थ है। जो गांधीवादी विचारधारा है उसमें समाजवाद का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, न्यायधारिता। वही ट्रस्टशिप अभी बताया है ना, वही ट्रस्टशिप सिद्धांत। मनुष्य एक सभ्य बर्बर था, किसने कहा? जो मनुष्य के लिए एक सभ्य और बर्बर शब्द है। ठीक है, थियरी पढ़ेंगे तो आप लोग समझेंगे कि ये सभ्य और बर्बर क्या था। तो रूसो का ही स्टेटमेंट्स है कि उसने मनुष्य के लिए सभ्य और बर्बर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, लाक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा होता है? जब हाफ्स बोला था कि लोग बहुत दुष्ट होते हैं, अत्याचारी होते हैं, लालची होते हैं, लेकिन लाक की बारी आई तो लाक ने मनुष्य का स्वभाव कैसा बताया? तो मनुष्य का स्वभाव विवेकी और सहयोगी बताया था। ठीक है, किस घटना से लाक प्रभावित हुआ? अभी कुछ देर पहले हम लोग एक घटना पढ़े हैं, तो पूछा है कि किस घटना से लाक सबसे प्रभावित हुआ? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की क्रांति, जिसको गौरवमयी क्रांति बोले हैं ना, उसी क्रांति से।
किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। कहता है कि मनुष्य तो जन्म लेता है स्वतंत्र पर समाज के जंजीरों से जकड़ जाता है। वो किसने कहा? तो याद रखिएगा बच्चों, ये रूसो का स्टेटमेंट है, ठीक है, रूसो ने कहा था। ठीक। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम यही था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? जो मध्य युग था, बीच का, जो बताया है ना, अरस्तु का काल को प्राचीन काल और मैकियावेली के काल को क्या बोला? आधुनिक काल। तो बीच का जो काल था उसको और किस नाम से जाना था? अंधकार। इसमें धर्म इतना प्रचंड रूप ले लिया था, राजा भी धर्म के अधीन हो गया था। जहाँ बड़े बड़े निर्णय क्या थे, पोप से, चर्च से लिए जा रहे थे। ठीक है, वही था अंधकार का युग। ठीक है, तो ये था 55 प्रश्न, और जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए और सारे प्रश्न का वीडियो बना दूंगा। तब तक इस वीडियो को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। सेकेंड ईयर वाले बच्चे जिसका प्राइवेट से है, जिसका परीक्षा संभावित है कि मार्च में होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप लोग की फर्स्ट ईयर में की परीक्षा की टाइमिंग पता ही होगा कब हुआ था, उसी समय होगा। तो इस वीडियो को बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स बना लीजिए, ढंग से देख लीजिए। आप लोग फर्स्ट ईयर में देखे भी होंगे सारे प्रश्न, जितना भी हमने वीडियो बनाया था सब प्रश्न पूछा गया था। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें। धन्यवाद।